नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक लोकतंत्र और अधिनायक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र का अध्ययन करवाएंगे। हमने लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में आज से पहले कौन कौन से टॉपिकों को किया, उनको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे वाले टॉपिक में विशेषता है। लोकतंत्र हमने सबसे पहला तो अध्ययन किया था लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। फिर हमने लोकतंत्र के स्वरूप की बात की, फिर हमने लोकतंत्र के स्वरूप की बात की, स्वरूप का अध्ययन किया। फिर लोकतंत्र के हमने भेद का अध्ययन किया कि लोकतंत्र कितने रूपों में है, लोकतंत्र कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। फिर हमने लोकतंत्र के लक्षण बताए, लक्षण ओब्लिक विशेषताएं, लक्षण ओब्लिक विशेषताएं, लक्षण ओब्लिक विशेषताएं। फिर जो हमारा अध्ययन रहा, फिर जो अध्ययन विषय रहा, विशेषताओं के बाद का जो अध्ययन विषय रहा, फिर रहा गुण कि लोकतंत्र के गुण कौन से कितने गुण हैं। फिर जो अध्ययन का विषय रहा वो रहा दोष, गुण दोष। लोकतंत्र के गुण कौन से हैं, लोकतंत्र के दोष कौन से हैं। फिर जो हमारा अध्ययन का विषय रहा वो रहा लोकतंत्र की समीक्षा, लोकतंत्र की समीक्षा या विशेष पक्ष। विशेष पक्ष में हमने किया था दो पक्षों का अध्ययन, लोकतंत्र अयोग्यता का शासन, लोकतंत्र सर्वोच्च शासन। हमने लोकतंत्र की अयोग्यता से संबंधित बात की, फिर लोकतंत्र अयोग्यता का नहीं है इससे संबंधित बात की, फिर लोकतंत्र की सर्वोच्च शासन है, इन बिंदुओं पर अध्ययन किया। फिर लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियां। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अध्ययन रहा लोकतंत्र की सफलता की परिस्थितियां। लोकतंत्र की सफलता की क्या क्या परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है, इस बारे में हमारा अध्ययन रहा। इस बारे में हमने अध्ययन किया कि लोकतंत्र की सफलता किस प्रकार से मिल सकती है, लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है। फिर हमने अध्ययन किया भारत में लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, भारत में लोकतंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, भारत में लोकतंत्र क्या है। फिर हमारा टॉपिक चला अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र क्या है या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है क्या, इस बारे में हमारा अध्ययन रहा। फिर अधिनायक तंत्र का प्राचीन अर्वाचीन, पहले अधिनायक तंत्र कैसे था, वर्तमान में अधिनायक तंत्र कैसे है। फिर लोग अधिनायक तंत्र का उत्कर्ष कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, ये हमारा अध्ययन हमने किया। फिर अधिनायक तंत्र के लक्षण विशेषताएं और अधिनायक तंत्र का गुण दोष। अधिनायक तंत्र के लक्षण या विशेषताएं, गुण और दोष, गुण और दोष, ये हमने अधिनायक तंत्र में किया। अधिनायक तंत्र में गुण क्या है, दोष क्या है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हमारा बिंदु रहेगा, आज जो हमारा अध्ययन का शीर्षक रहेगा वो रहेगा क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प है, क्या अधिनायक तंत्र, क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र
विकल्प है, यानी अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र क्या है। हालांकि वर्तमान समय में अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में, ये मान लीजिए लगभग 100% मान लीजिए, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, किंतु लोकतंत्र के शासन में भी कुछ कमियां हैं। लोकतंत्र एक धीमी शासन व्यवस्था है। इसकी जो कार्य करने की सिस्टम है, कार्य करने का तरीका है, वो औपचारिकताओं भरा हुआ है और उसमें प्रक्रिया धीमी होती है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने तथा निर्णय के कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता से बहुत अधिक समय लग जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा इसके नैतिक अथवा शक्तिहीन बना दिया जाता है और स्थानीय तथा क्षेत्रीय हित, राष्ट्रीय हित पर इस प्रकार हावी हो जाते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। लोकतंत्र के धन का अपव्यय, भ्रष्टाचार या प्रशासकीकृत अकुशलता भी देखी जाती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के इन दोषों को देखकर अनेक व्यक्ति इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र को अपना लिया जाना चाहिए। इसका कथन है कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में जो लोग ये कहते हैं लोकतंत्र की संस्था अधिनायकवाद का अपना लिया जाए, उनका ये मानना है कि लोकतंत्र में अनियमितता होती है, पक्षपात होता है, स्वार्थ सिद्ध करते हैं, भ्रष्टाचार इन सब का जो विकल्प है, इन सब का जो दूर करने का तरीका है, अनियमितता है, पक्षपात है, स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, तो उसका तरीका शक्तिशाली अधिनायकवाद की ढाल से दूर किया जा सकता है। अधिनायक की स्थिति में सुधार कर जनता में सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में अधिनायकवाद कभी भी स्थिति में स्थायी रूप से सुधार करने में समर्थ नहीं हो सकता। सभी अधिनायकों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि थोड़े समय बाद वो भी भ्रष्ट हो जाती है और लोकतंत्र के दोषों को देखकर लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद को नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि अधिनायक लोग आवश्यकता लोकतंत्र में सुधार की है, न कि उन कमियों क्यों न। अधिनायकवाद की तुलना में लोकतंत्र श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हम लोकतंत्र की श्रेष्ठता के रूप देख सकते हैं। लोकतंत्र श्रेष्ठ किस प्रकार से है, अच्छा किस प्रकार से लोकतंत्र श्रेष्ठ है, इनके निम्न रूप है। निम्न रूपों में लोकतंत्र श्रेष्ठ है। वो कौन कौन से रूप है, उन रूपों की हम बात करते हैं, इन रूपों का हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन से रूप है? नंबर एक है कि लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता की धारणा पर आधारित है। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की धारणा पर आधारित होता है, किंतु अधिनायक तंत्र में समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है, किंतु अधिनायक तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति कुंठित हो जाता है और उसका मौलिक विकास नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है और आधुनिक लेखकों के शब्दों में अधिनायक एक राक्षस होता है तथा इसका सर्वाधिकारी राज्य एक कारागार है। साधारण जनता अदृश्य कारागार में चार दीवारी में बंद रहती है। दूसरा है, लोकतंत्र में क्या होता है? स्वशासन होता है। लोकतंत्र में स्वशासन की धारणा विकसित होती है। लोकतंत्र स्वशासन की धारणा पर कार्य करता है। लोकतंत्र स्वशासन रूपी कार्य है, जबकि अधिनायक तंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में स्वशासन को अधिकाधिक अवसर विद्यमान होते हैं, इस कारण नागरिक चेतना का पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन अधिनायक तंत्र में स्वशासन के विद्यमान नहीं होते, इस कारण नागरिक चेतना का विकास नहीं हो पाता। वर्तमान समय में सुशासन के स्थान पर स्वशासन को प्राथमिकता दी जाती है और गार्डनर ने इस बात का विश्वास किया जाता है कि कोई भी सरकार जो लोकप्रियता पर आधारित नहीं है, लोगों में सार्वजनिक कार्यों पर लगाव उत्पन्न नहीं कर सकती, आदर्श नहीं कही जा सकती।
नंबर 3 आता है लोकतंत्र उत्तरदायी शासन स्थापित करता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार की कल्पना के आधार पर कार्य करते हैं, उत्तरदायी सरकार की स्थिति के आधार पर कार्य करते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था जनता के लिए उत्तरदायी होती है, इसके अंतर्गत शासन वर्ग को सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त होती हैं। इस कारण लोकतंत्र में शासन वर्ग कभी भी मनमानी करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन इसके विपरीत अधिनायक तंत्र की शक्तियाँ असीमित होती है, उसे जनता द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। इस कारण अधिनायक तंत्र द्वारा भ्रष्टापूर्वक आचरण की प्रवृत्ति अपनाई जा सकती है। नंबर 4, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक शक्तियाँ मिलती हैं। राजनीतिक शक्तियाँ। चौथा हमारा जो पॉइंट है, लोकतंत्र श्रेष्ठ का विकल्प है कि राजनीतिक शक्तियाँ होती है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे वो अपनी योग्यता का विकास करते हैं। इसके विपरीत अधिनायक तंत्र में केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है। 5वां है लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अपनी त्रुटियों को समझकर दूर किया जा सकता है, यानी सुधार की गुंजाइश होती है, सुधार किया जा सकता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो शासन की त्रुटियां हैं उसमें सुधार किया जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है, उनको दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। आलोचकों ने से सरकार को अपने दोषों तथा जनमत का पता लगता रहता है और जनमत के भय से सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक स्वयं सुधार की व्यवस्था है, किंतु अधिनायकवाद में आलोचकों तथा विरोधियों का दमन कर दिया जाता है, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहती। नंबर 6 है लोकतंत्र में उदार राष्ट्रवाद। लोकतंत्र में उदार राष्ट्रवाद पाया जाता है। लोकतंत्र उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। ये अपने साथ साथ अन्य देशों के विकास को भी ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवाद, विश्व शांति और विश्व बंधुताओं का मार्ग प्रशस्त करता है, किंतु अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है, जो युद्ध तथा साम्राज्यवाद का कारण बनता है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के द्वारा ही प्रारंभ किए गए। नंबर 7 परिवर्तनशील। लोकतंत्र परिवर्तनशील होता है, अतः काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। इस कारण लोकतंत्र बदलती हुई परिस्थितियों का बहुत अधिक अच्छे प्रकार से सामना कर सकता है, किंतु अधिनायकवाद पर यह बात लागू नहीं होती। नंबर 8 संगठन और अनुशासन की एकता। संगठन और अनुशासन की एकता। संगठन और अनुशासन की एकता। यह कहा जाता है कि संगठन और अनुशासन की एकता के कारण अधिनायकवादी शासन युद्ध तथा अन्य संकट में बहुत अधिक अच्छे प्रकार से सामना कर सकता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संगठन के समय विभिन्न राजनीतिक दल अपने पारस्परिक मतभेदों को भुला देते हैं और उसके द्वारा एक इकाई के रूप में संगठन का सामना किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लोकतंत्री राज्यों में जिस प्रकार से प्रबल मजबूत सैनिक शक्ति संपन्न अधिनायकवादी राज्यों को मिटा दिया, यह इस बात का परिणाम है, यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्रीय राज्य अधिनायकवादी राज्यों से ज़्यादा मजबूत है। नंबर 2 कार्यकुशलता। कार्यकुशल शासन व्यवस्था। लोकतंत्र जहाँ तक कार्यकुशलता का संबंध है,
अधिनायकवाद तत्कालीन रूप से लोकतंत्र से अधिक कार्यसूत्र शासित है, अंतिम रूप से नहीं। एलिमेंट एटली ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोकतंत्र तत्कालीन रूप से कार्यकुशलता का कुछ आकार पहुंचाता है, लेकिन लंबे समय की दृष्टि से इसके अंतर्गत कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 10वां, नागरिकों के चरित्र पर अधिक श्रेष्ठ प्रभाव। नागरिकों के चरित्र पर अधिक श्रेष्ठ। अधिनायक तंत्र की तुलना में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था नागरिकों के चरित्र का अधिक विकास करती है। नागरिकों का चरित्र अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इस आधार पर उपयुक्त जो बातें हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों के चरित्र का अधिक विकास होता है। डॉक्टर फाइमर ने लिखा है कि अधिनायक तंत्र की विपन्न तथा भयभीत प्रजा जीवन में अधिक उच्चतम नैतिक मूल्यों पर गिर जाती है, जिनका संबंध समस्त मानव जाति की जीवन प्रणाली से, क्योंकि उसकी महानता खुलेआम निंदा का विषय रहती है। खुलेआम निंदा की बात की जाती है। हमारा लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र का जो टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। बाकी टॉपिक हम कल करेंगे। कल में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संस्थात्मक तथा अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली। एक बार हम पुनः देखते हैं लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में बात करते हैं। हमने पहले लोकतंत्र की बात की, फिर लोकतंत्र के स्वरूप की बात की, फिर लोकतंत्र के भेद की बात की, फिर हमने लोकतंत्र के लक्षणों विशेषताओं की बात की, फिर हमने लोकतंत्र के गुणों की बात की, फिर हमने लोकतंत्र के दोषों की बात की, फिर हम लोकतंत्र के पक्ष की बात की। पक्ष में एक पक्ष ये था कि क्या लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, दूसरा क्या लोकतंत्र सर्वोच्च शासन है। फिर हमने लोकतंत्र की अयोग्यता के पक्ष में कर दिए, फिर लोकतंत्र अयोग्य नहीं है, फिर लोकतंत्र सर्वोच्च पक्ष है। फिर हमने लोकतंत्र की सफलता की परिस्थितियों की बात की कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सफल हो सकता है। फिर हमने भारत में लोकतंत्र की बात की, भारत में लोकतंत्र की किस प्रकार से। फिर हमने अधिनायक तंत्र की बात की, अधिनायक तंत्र प्राचीन और अर्वाचीन की बात की, फिर लोक अधिनायक तंत्र का उत्कर्ष कैसे हुआ, फिर अधिनायक तंत्र के लक्षण की बात की, फिर अधिनायक तंत्र के गुणों की बात की, फिर उनके दोषों की बात की। फिर हमने क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है, तो इसका अध्ययन किया। इसके अधिनायक अध्ययन के परिणाम स्वरूप हमें भी बात सिद्ध हुई कि लोकतंत्र का विकल्प अधिनायक तंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र श्रेष्ठ है और लोकतंत्र श्रेष्ठ अधिनायक तंत्र से किन रूपों में है वो बातें हमने वो उन बिंदुओं का अध्ययन किया। उसमें पहला विषय था कि लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता पाई जाती है, अधिनायक तंत्र में नहीं पाया जाता। दूसरा था लोकतंत्र में स्वशासन की भावना होती है, अधिनायक तंत्र में नहीं है। तीसरा था लोकतंत्र उत्तरदायी शासन है, अधिनायक तंत्र में नहीं है। चौथा है राजनीतिक शक्तियाँ पाई जाती है लोगों के विकास के लिए, जबकि अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती। पांचवा है लोकतंत्र में सुधार किया जा सकता है, अधिनायक तंत्र में नहीं किया जा सकता। छठा है लोकतंत्र उदार राष्ट्रवाद की मानसिकता रखता है और अधिनायक तंत्र नहीं रखता है। सातवां है लोकतंत्र परिवर्तनशील है, अधिनायक तंत्र परिवर्तनशील नहीं है। आठवां संघ और अनुशासन में एकता पाई जाती है। नौवां है लोकतंत्र में कार्यकुशलता होती है, अधिनायक तंत्र में कार्यकुशलता नहीं होती। 10वां है नागरिकों के चरित्र का श्रेष्ठ विकास किया जा सकता है, जबकि लोक अधिनायक तंत्र में नागरिकों के चरित्र का विकास नहीं किया जा सकता। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक इतना ही था, बाकी हम कल करेंगे। कल तक थैंक यू, धन्यवाद।